Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will discuss about problem solving techniques. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग. First of all, we should be define problem. Then we should start to brainstorming for solutions of problem. Then pick a solution from many alternatives, and after that implement the solution and then review the result, or at the end finish. These are the steps for solving a problem according to this diagram. Now this is your syllabus. First unit is related to logic development, how to data representation, flow charts, problem analysis, decision trees, tables and pseudocode and algorithms, fundamentals, character set, identifiers, keywords, data types, constants, variables, expressions, statements, symbolic constants and operations and expressions, arithmetic operators, unary operators, relational operators, logical operators, assignment and conditional operators, library functions. These are the syllabus. First unit. Now next, what is problem? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक क्या है? सिचुएशन है जहाँ पर गोल पता होता है. द गोल इज नोन. हमें पता है कि क्या हमें चाहिए. द मेथड टू रीच गोल इज नॉट इमीजिएटली नोन. लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे उस गोल को अचीव करना. हमें मेथड नहीं पता होता. और इन कंप्यूटिंग प्रॉब्लम रिक्वायर, क्या क्या रिक्वायर होता है प्रॉब्लम के लिए? इनपुट पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, देन आपको आउटपुट मिलती है. और आप इसमें क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट्स. आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्क्स पता होने चाहिए स्टूडेंट्स के. देन फिर उसके ऊपर आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे टोटल का, फिर उसके परसेंटेज का, और फाइनली आपके पास आउटपुट आ जाएगी. नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है. ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है अंडरस्टैंड करने का प्रॉब्लम को, सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करने का, एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन एंड देन टेस्टिंग द सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट है स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. फर्स्ट, प्रॉब्लम डेफिनेशन. अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड. देन एनालिसिस करना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इनपुट्स, आउटपुट्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स. देन सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाया जाता है. फिर कोडिंग प्रोग्राम लिखा जाता है. देन उसको टेस्टिंग और डिबगिंग के थ्रू उसके एरर्स रिमूव किए जाते हैं. फिर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाता है. प्रॉब्लम एनालिसिस. Now problem analysis include what data is required, क्या डेटा चाहिए, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, कंडीशंस क्या गिवन है. तो इन सब को हम एनालिसिस के टाइम माइंड में रखते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने 5 मार्क्स इनपुट, आपने मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ले लिया, आउटपुट आपने परसेंटेज निकालनी. कंडीशन आपकी ये थी कि अगर मार्क्स जो है लेस देन इक्वल टू 100 हो, ये कंडीशन होगी. एल्गोरिदम क्या है? एक फाइनाइट सेट सीक्वेंस ऑफ क्लियर स्टेप्स है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. मेन फीचर्स क्या होते हैं इसके? ये फाइनाइट होता है, अनएम्बिग्यूअस होता है, इनपुट आउटपुट डिफाइन होते हैं, इफेक्टिव होता है. और एग्जांपल के तौर पर आप एल्गोरिदम बना सकते हो टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स. जैसे कि हम कैसे करेंगे? स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे स्टार्ट. सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे टेक 2 इनपुट ए एंड बी. थर्ड स्टेप में लिखोगे पुट सम फॉर्मूला. ठीक है, कैसे लिखोगे इसको? अब इसमें लिखोगे
सम इक्वल टू ए प्लस बी। फिर उसके बाद क्या आएगा, शो आउटपुट। तो ये आप लास्ट में आप क्या करोगे, स्टॉप। दिस इज योर एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा इसी का, स्टार्ट, देन इनपुट और आउटपुट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे इनपुट ए कोमा बी। फिर प्रोसेसिंग यानी कि फॉर्मूले के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, इसमें हम लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी। फिर उसके बाद आपके पास आएगा आउटपुट के लिए, यहाँ पर आप लिखोगे आउटपुट सम, और लास्ट में ओवल सिंबल यूज किया जाएगा स्टॉप के लिए, ठीक है। तो कॉमन सिंबल ओवल स्टार्ट और स्टॉप के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए, डायमंड कंडीशन वगैरह कोई लगी होगी तो उसके लिए यूज किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सीडो कोड। क्या होता है सीडो कोड, एक इनफॉर्मल इंग्लिश लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिदम होता है। जैसे कि हम लिखेंगे रीड ए और बी सम इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट क्या आएगा, सम आ जाएगा। हाउ टू डेटा रिप्रेजेंट, डेटा रिप्रेजेंटेशन एक वे है डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और प्रोसेस करने का कंप्यूटर के अंदर। टाइप्स इसमें इंटीजर डेटा होता है, फ्लोटिंग डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप और बूलियन होता है। अगर मैं लिखती हूँ एज इज इक्वल टू 20, दिस इज योर इंटीजर, एंड मार्क्स पॉइंट्स में वैल्यू लिखी वो फ्लोट हो गया डेटा टाइप उसका। नेक्स्ट ग्रेड ए सिंगल कोट्स में लिखा दिस इज योर कैरेक्टर। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिख देती हूँ जैसे अमन, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग। नेक्स्ट है सी का प्रोग्राम, एक हैश इंक्लूड stdio.h लिखना है। हैश इंक्लूड क्या करता है, ये वाली जो हमने यहाँ पर फाइल का नेम लिखा है ये हमारी हेडर फाइल है, इसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है फाइल के अंदर। किस लिए करना पड़ता है, ताकि हम इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, उनको यूज़ किया जा सके। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच इसके लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट और आउटपुट के लिए, प्रिंटएफ और स्कैनएफ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। इंट मेन फंक्शन है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। करली ब्रेसिस, यहाँ पर इंट का मतलब है आपको जो वैल्यू है वो रिटर्न होएगी यहाँ पर, ठीक है। जब आपने रिटर्न 0 यूज़ करना है तो आपको इंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा है void, तो आपको रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, वर्ड गेट सी एच फंक्शन। वैसे तो गेट सी एच फंक्शन रिटर्न 0 के साथ भी यूज़ किया जाएगा अगर आउटपुट आपको ऑफलाइन चाहिए। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमें ये गेट सी एच फंक्शन वगैरह कुछ void वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा इंट मेन फंक्शन और रिटर्न 0 ले सकते हो। यहाँ पर हमने एज 20 ले ली, फ्लोट मार्क्स ले लिया, कैर ग्रेड ये हमने वेरिएबल ले लिया, एक कैरेक्टर ले लिया। इंट हमारा इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज़ हो रहा है, फ्लोट पॉइंट्स की वैल्यू के लिए, कैरेक्टर के लिए कैर यूज़ होता है कीवर्ड। दीज आर कॉल्ड द कीवर्ड्स, ये हमारे क्या हैं, ये वाले पोर्शन वाले इनको कीवर्ड्स कहते हैं। और ये पोर्शन में जो लिखा है इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या है, डेटा टाइप्स हैं जिनको हम कीवर्ड्स भी बोल देते हैं। मतलब डेटा टाइप्स ही हैं और कीवर्ड्स भी हैं हमारे। और जो ये वैल्यूज़ दी हैं, मतलब ये जो इज इक्वल टू के साथ लिखा है इनको हम वैल्यूज़ बोलते हैं। सेमीकोलन का साइन इसलिए यूज़ होता है, लाइन की टर्मिनेशन होती है, ख़त्म हो जाती है लाइन, पता लग जाता है। नेक्स्ट है प्रिंटएफ फंक्शन, आउटपुट के लिए यूज़ होता है। एज इज इक्वल टू %d इंटीजर डेटा टाइप के लिए। ये हमारा जो लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग फॉर्मेट बोलते हैं। तो इंटीजर के लिए %d यूज़ होता है। पॉइंट्स के लिए हम %.2f वगैरह लिख सकते हो भी, पॉइंट्स डिजिट के बाद कितने डिजिट लेने हैं आपने, मतलब पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स लेने हैं। और %c कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए। डबल कोट्स के अंदर हमने इसको लिखना है और कोमा डाल के
यहाँ पर वेरिएबल्स नेम लिखने हैं जिनमें हमने आउटपुट शो करवानी है, मतलब क्योंकि इनपुट इसमें दी गई है ना, तो आउटपुट भी इन्हीं के द्वारा शो होएगी, तो इसको हमने विदाउट सिंगल कोट्स लिखना है। और रिटर्न 0 कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगी, आपके पास तीनों की आउटपुट आ जाएगी कंपाइल करोगे जब। नाउ नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक एल्गोरिदम का, जिसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं। कॉमन सिंबल्स ओवल, स्टार एंड पैलोग्राम, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हैं आपके साथ। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल ली है हमने एक, अगर हमें चेक करना है कि इवन एंटर किया नंबर इवन है ओड है, तो उस केस में हम एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। पहले ये क्या जो लिखा है ये एल्गोरिदम है, इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले आप लिखोगे स्टार्ट रीड नंबर, इफ नंबर डिवाइड बाय 2 इक्वल 0, अगर है तो इवन नंबर है, अदरवाइज ओड नंबर है। अब इसका हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, यहाँ पर लिखोगे स्टार्ट, फिर आप लोगे इनपुट। इनपुट में आपको क्या लेना है, इनपुट में आपने एक नंबर लेना है, मैंने जैसे यहाँ पर नंबर ले लिया नम, ठीक है। फिर आपने एक कंडीशन लगानी है कि अगर वो जो नंबर है इज नम, अगर उसको डिवाइड 2 के साथ करने पर इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क डालना है, इसी के अंदर लिखना है, बीच में लिख लेना। अगर यस है तो प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट इवन, ठीक है। और अगर नो है तो नो वाली साइड पर क्या प्रिंट होना चाहिए, ओड, क्लियर। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों के मिलाकर एक क्लोजिंग का सिंबल बना देना है ऐसे, स्टॉप। दिस इज योर फ्लो चार्ट, क्लियर। ये जो स्टेप्स लिखे हैं ये आपका एल्गोरिदम की फॉर्म में है, ये फ्लो चार्ट बन गया। और इसी को अगर प्रोग्राम फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, एक इंट एन नंबर ले लिया, प्रिंट एंटर नंबर, स्कैनफ में आपने %d डबल कोट्स के अंदर लिखना है, क्योंकि हमें बताना है ना स्कैन कौन किस टाइप की वैल्यू कर रहे हो, कोमा एम्परसेंड एन, एन के साथ एम्परसेंड वर्ड जो लेटर लिया गया है इसलिए लिया गया है ताकि एन को मेमोरी में स्पेस मिल जाए, एड्रेस मिल जाए। फिर इफ एन की वैल्यू डिवाइड बाय 2 इक्वल 0 है तो प्रिंट क्या कर देगा, वो इवन नंबर प्रिंट करेगा, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट करवा रहा है, ओड नंबर। रिटर्न 0 कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कंपाइल करोगे आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अगर मैंने 8 नंबर एंटर कराया तो डिवाइड बाय 2 करने पर इक्वल 0 आ जाएगा, इवन नंबर। अगर मैंने 7 नंबर एंटर करवाया तो वो इक्वल 0 नहीं आएगा, तो आउटपुट आएगी ओड नंबर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम एनालिसिस के बारे में। प्रॉब्लम एनालिसिस इज अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज गिवन, क्या इनपुट दी गई है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या आपकी आउटपुट है, कंडीशन और कॉन्स्टेंट्स क्या यूज करना है। प्रॉब्लम आप फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स का कर सकते हो, इनपुट 2 इंटीजर, आउटपुट सम आ जाएगा। और नीचे ये इसी का प्रोग्राम किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। 2 वेरिएबल्स आपने ले लिया ए और बी, और थर्ड वेरिएबल आउटपुट के लिए लिया। एंटर 2 नंबर्स, स्कैनफ में आपने %d 2 बार लिखा क्योंकि 2 बार वैल्यू एंटर करेंगे, एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। फिर सम इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट एफ सम इक्वल टू %d कॉमा सम, और आपको आउटपुट आ जाएगी। देन उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है, ये शो करता है डिसीजन मेकिंग बाय यूजिंग कंडीशन इन ट्री फॉर्म। और डिसीजन टेबल किसे कहते हैं, डिसीजन टेबल रिप्रेजेंट करता है डिसीजंस को, जिसमें आप यूज करते हो रो एंड कॉलम्स को। और एग्जांपल के तौर पर ग्रेड जो है बेस्ड है मार्क्स के ऊपर, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो पास आएगा, ग्रेटर मार्क्स लेस देन 50 है तो फेल होएगा। और प्रोग्राम में आप कैसे करोगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखना है, इंट मेन, ये तो आप लिख ही लोगे। उसके बाद आपने लॉजिक लगाना है कि आपको क्या चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए ना, तो इसलिए इंट मार्क्स लोगे वेरिएबल। फिर प्रिंट एंटर मार्क्स करवाओगे, स्कैनअप %d एम्परसेंड मार्क्स लिख लिया क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है तो %d लिखोगे यहाँ पर। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आ रहा है तो पास है, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। अदरवाइज के लिए एल्स कीवर्ड यूज करना है। फिर उसके बाद सीडो कोड एंड एल्गोरिदम को अगेन रिपीट किया हुआ है, तो आप इसको देख लेना, इसका प्रोग्राम भी साथ में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये सिंपल ये सम वाला है, सी का प्रोग्राम है।
करेक्टर सेट किसे कहते हैं? सेट ऑफ वैलिड करेक्टर्स, लेटर्स हो, डिजिट है, सिंबल्स, उनके कॉम्बिनेशन को करेक्टर सेट कहते हैं। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? जो नेम हम वेरिएबल को देते हैं या फंक्शंस को नेम देते हैं, एरे को नाम देते हैं, वो उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे हम याद रखना रूल्स ये है कि कोई भी लेटर, कोई भी वेरिएबल हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट हम उसको लेटर से कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर सिंबल से। नो कीवर्ड यूज करना, नो स्पेस होना चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको इनबिल्ट रखा गया है जब सी को बनाया गया था, ताकि उनको एज इट यूज किया जा सके, उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, और वो स्मॉल लेटर्स में ही यूज होते हैं। 32 कीवर्ड्स रिजर्व है। टोटल वैसे 40 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें से 32 कीवर्ड सी में यूज होते हैं और 8 कीवर्ड्स जो है आपके लो लेवल लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। इंट, फ्लोट, इफ, एल्स, रिटर्न, वाइल वगैरह बहुत सारे कीवर्ड्स है, फॉर है। तो ऐसे हम आपके पास जितने भी आप यहाँ पर डेटा टाइप्स यूज करोगे वो सारे कीवर्ड्स की तरह ही होते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स भी डिफाइन करते हैं टाइप और साइज ऑफ डेटा, भी किस टाइप का टाइप और साइज का डेटा आप एंटर करवा रहे हो। इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये हमारे कीवर्ड्स भी है, ये हमारे डेटा टाइप्स भी हैं। और हर प्रोग्राम में आप विदाउट डेटा टाइप आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो इंट ए इक्वल टू 10, फ्लोट बी ले लिया, सी करेक्टर तो यहाँ पर प्रिंट भी करवा लिया। और कांस्टेंट्स किसे कहते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं, एक कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती है। जैसे आपने इंटीजर कांस्टेंट 10 ले लिया, मतलब फिक्स वैल्यू ले लिया आपने, रन टाइम पर वो चेंज नहीं होएगी। लेकिन जब आप स्कैनफ के थ्रू वैल्यू लेते हैं वो वेरिएबल होती है, इसलिए वो उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको रन टाइम पर कोई वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉन्स्ट इंट मैक्स ले लिया 100, तो ये एज इट प्रिंट होगा, आप इसमें चेंजेस नहीं करवा सकते। वेरिएबल्स क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है डेटा वैल्यूज को ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और यहाँ पर इंट एक्स, एक्स क्या हमारा वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यू ली हुई है। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 लिखा है, तो इसका मतलब 5 + 10 हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? 15 आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें a + b मल्टीप्लाई c किया है, दिस इज द एक्सप्रेशन। और हैश इंक्लूड लिखकर हमने इंट मेन फंक्शन इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 2 लिया है। तो वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारा इसको सॉल्व करके दिखा देगा। 10 × 2 20, 20 + 5 कितना था? 25 इसके आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है स्टेटमेंट्स। क्या होता है? स्टेटमेंट्स वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट की जाती है प्रोग्राम के द्वारा। इसकी टाइप्स है असाइनमेंट, कंडीशनल और लूपिंग। x इक्वल टू 10 लिखा, दिस इज असाइनमेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इक्वल टू का साइन असाइनमेंट के लिए यूज होता है। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स में हम सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग हैश डिफाइन फंक्शन। हैश डिफाइन यूज करके हम इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। मतलब आपने हैश इंक्लूड के बाद ही हैश डिफाइन पाई लिखा और स्पेस डालकर वैल्यू दे दी, तो ये वैल्यू फिक्स होगी इसकी। अब सिर्फ हमें प्रोग्राम में पाई लिख दोगे तो वैल्यू इसकी ऑटोमेटिकली इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। और यहाँ पर हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। पाई आर दी स्क्वायर किसका एरिया होता है? सर्कल का एरिया होता है। तो ये हमने फार्मूला लगाया और इंप्लीमेंट कर दिया। ऑपरेटर और एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस का सिंबल यूज होता है। इंट सम इक्वल टू a + b, दिस इज द प्लस सिंबल। ऐसे ही आपने प्लस प्लस यूनिटी ऑपरेटर किसे कहते हैं? जैसे प्लस प्लस ले लिया या माइनस माइनस ले लिया, या तो ये प्लस प्लस आप ऐसे लोगे या फिर a++ करोगे। ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट, ये हो गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर आपने माइनस माइनस ए लिखा तो ये हो गया प्री डिक्रीमेंट, और अगर आपने ए माइनस माइनस लिखा तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू 5 है, a++, यानी कि a की वैल्यू 5 है, a++ कर दो। अगर a++ किया तो अब a की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, फिर 6 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है, ये एम्परसेंड एंड है, जो लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है, ये नॉट इक्वल का साइन है। और अगर यहाँ पर लॉजिकल एंड लगा, दैट मीन्स कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। a की वैल्यू > 0 है एंड b की वैल्यू > 0 तो ट्रू होगा, तो हमारी जो उसमें वैल्यू जो भी प्रिंटफ में लाइन लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। रिलेशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं? जिसमें लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू का सिंबल यूज होता है, उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। इफ a > b है, दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं? इक्वल टू का साइन, प्लस इक्वल माइनस इक्वल, जैसे a+ इक्वल टू 5 है, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a + 5, मतलब a में आपने 5 को प्लस कर दिया।
और नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पर ये इफ एल्स की जगह पर इसको यूज किया जाता है। मैक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी लिखा है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाला है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू जो भी लाइन लिखोगे वो ट्रू होने पर होगी और कोलन के बाद जो लिखा है वो फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में बताया। प्रिंट एफ फंक्शन हो गया, हमारा स्कैन एफ फंक्शन है। इसी के साथ हमारे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस है जैसे SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है। ये इनबिल्ट फंक्शन, इनको एज इट यूज किया जाता है, सिर्फ इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है और हमें आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास, जस्ट ए मिनट, सी का प्रोग्राम किया गया है जिसमें फ्लोट x इक्वल टू 16 दिया है, स्क्वायर रूट निकाला गया है इसका, और स्क्वायर रूट जब आप इसका निकालोगे तो 4 आंसर आपके पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। कैसा होगा? ए सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ हेडर फाइल, मेन फंक्शन, स्टेटमेंट, रिटर्न। आप देख सकते हो यहाँ पर हैश इंक्लूड में studio.h, conio.h, दिस इज द लिंक और फाइल इंक्लूजन सेक्शन है, और डिफाइन हैश डिफाइन बाई 3.14 लिखा, ये डेफिनेशन सेक्शन है। वाइड ऐड फंक्शन, ये आपका ग्लोबल डेक्लेरेशन सेक्शन हुआ। इंट x इक्वल टू 100 लिखा मेन फंक्शन से पहले, तो इसको ग्लोबल डेक्लेरेशन सेक्शन बोलेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मेन फंक्शन सेक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद आपने वाइड ऐड लिखा फंक्शन, ये आपका सब प्रोग्राम सेक्शन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन की गई है, ऑलरेडी मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ, सेम ही है, देख लेना आप। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट अब कि कंट्रोल फ्लो एग्जीक्यूशन टाइप्स क्या है, सीक्वेंशनल होता है, सिलेक्शन में इफ एल्स हो गया, इफ हो गया, स्विच केसेस हो गए, लूप में फॉर वाइल डू वाइल आ गया, चेक करना इवन और ऑड नंबर, तो आप इफ कंडीशन लगाओगे, इफ एल्स कंडीशन लगाओगे। यूनिट 2 आ गया आपके पास। डेटा इनपुट एंड आउटपुट, इसमें फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के बारे में, कंट्रोल स्टेटमेंट, वाइल डू वाइल, फॉर स्टेटमेंट्स, नेस्टेड लूप, इफ एल्स, स्विच, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया। फर्स्ट हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट इन सी क्या है। इनपुट का मतलब है यूजर से इनपुट डेटा लेना, आउटपुट का मतलब है स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को शो करना, और सी यूज करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस फ्रॉम studio.h। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है? अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन डू नॉट अलाउ द फॉर्मेट कंट्रोल। कॉमन फंक्शंस कौन कौन से हैं? गेट कैर फंक्शन है सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए, पुट कैर फंक्शन सिंगल कैरेक्टर लिखने के लिए, गेट्स फंक्शन है सिंगल स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, फुट्स फंक्शन है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पर कैर ch ले लिया एक वेरिएबल, एंटर ए कैरेक्टर, ch इक्वल टू गेट कैर फंक्शन यूज हो रहा है, तो वो गेट कर लेगा कैरेक्टर जो भी आप एंटर करवाओगे, पुट कैर के साथ वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में क्या आता है? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट लॉ करते हैं कंट्रोल ओवर द डेटा फॉर्मेट, स्कैन एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन, स्पेसिफिकली ये फंक्शन यूज किए जाते हैं, ये हमारे कॉमन फंक्शन है। नेक्स्ट है फॉर्मेट फंक्शंस, जो मैंने बोला था फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, इंट के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैर के लिए %c यूज होता है। नेक्स्ट उसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर बताया ये हुआ है इंट a है, फ्लोट b है, तो %d a के लिए, %f b के लिए यूज हो रहा है, इंटीजर इक्वल टू %d, फ्लोट इक्वल टू %f हो गया, a और b आपका प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट की बात की जा रही है। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास वाइल लूप जैसे है, वाइल लूप एग्जीक्यूट होती है एज लॉन्ग एज कंडीशन जब ट्रू होती है। वाइल कंडीशन लगाओगे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट जो लिखी है एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक प्रोग्राम ले सकते हो जिसमें प्रिंट करवाना है आपने 1 to 5, तो आपने यहाँ पर इंट i इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन पहले होगा, फिर वाइल में आपने कंडीशन लगा दी, इफ मतलब वाइल i लेस देन इक्वल टू 5 है तो प्रिंट करे i को, यानी कि लेस देन इक्वल टू 5 है तो प्रिंट i करेगा, अदरवाइज बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 है, i इक्वल टू 1 है, अगर मैं i इक्वल टू यहाँ पर लिख रही हूँ 6 तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो प्रिंट कुछ नहीं होगा। लेकिन i इक्वल टू 1 है तो दैट मीन्स कि वो 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट है डू वाइल लूप, एग्जीक्यूट करेगा एटलीस्ट वंस, चाहे कंडीशन चेक हो चाहे ना हो, मतलब कंडीशन ट्रू फॉल्स कुछ नहीं डजंट मैटर, तब भी वो एक वन टाइम प्रिंट करेगा। और डू यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखोगे 1 टाइम एग्जीक्यूट होएगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर फर्दर वो प्रोसेसिंग करेगा, अदरवाइज वो 1 टाइम प्रिंट करके आपको आउटपुट शो कर देगा। एग्जाम्पल प्रिंट नंबर 1 to 5, यहाँ पर इंट इक्वल टू 1 ले लिया, डू के अंदर प्रिंट i करवा रहे हो, i++ है, फिर कंडीशन चेक की जा रही है, अगर
कंडीशन में लिखा आई लेस देन इक्वल टू 5 है तो फिर वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लूप, फॉर लूप में आपने क्या यूज करना है, व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉन, जब आपको पता है कि हाउ मेनी टाइम इटरेशन होएगी। तो फॉर लूप में राउंड ब्रैकेट के अंदर ही सेमीकोलन यूज होता है, बाहर नहीं यूज होता है। याद रखना, इनिशियलाइजेशन कॉलम होगा, इनिशियलाइजेशन करोगे फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉलम मतलब आएगा पोर्शन, और कर्ली बेसिस के अंदर आपने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को ही ले लेते हैं। सेम कैसे लिखोगे, 4i इक्वल टू 1। अब वाइल में क्या था, i इक्वल टू इंट आई इक्वल टू 1 यहाँ पर लिखा था। डू में क्या, वो भी बाहर इनिशियलाइज किया था। लेकिन 4 में क्या, 4 लूप के अंदर ही आपने i इक्वल टू 1 लिखना है, i लेस देन इक्वल टू कंडीशन भी यहीं पे लगानी है, i प्लस प्लस भी यहीं पे करना है। और वाइल में आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई, इसके अंदर यहाँ पर आपकी इंक्रीमेंट वगैरह कर दी। लेकिन डू वाइल में क्या है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही लेकिन कंडीशन बाहर जाके है और सेमीकोलन यूज हो रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट एफ परसेंटेज डी और आई प्रिंट हो जाएगा फिर आपका i 1 to 5। देन उसके बाद हमारे पास नेस्टेड लूप की बात हो रही है। जब लूप इनसाइड अनदर लूप होती है उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। 4 के अंदर 4 लूप यूज होती है, इससे हम टेबल वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं, स्टार वगैरह बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 4i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस, और j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3। तो आपके पास ऐसे आउटपुट 3 आ जाएगी। j को पहले 3 टाइम प्रिंट किया, फिर गेन लूप चली, फिर वो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम बन जाएंगे। और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, चेक पास और फेल। अगर अपने मार्क्स एंटर करवाए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो पास है, फेल नहीं तो फेल होएगा आंसर। स्विच केस में क्या होगा, यूज करना है व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस। आप सिंपल कैलकुलेटर की एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5 लिया। कैरमैन में ऑप्शन ओपी लिया, ऑप्शन के लिए इक्वल टू प्लस। केस आपके पास एक प्लस है, एक माइनस ले लिया। प्रिंट अपने कैसे, जब आप केसेस लिखोगे स्विच के अंदर ओपी लिखना है। ओपी का मतलब यहाँ से जो भी आप प्लस क्लिक करते हो या माइनस क्लिक करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट आएगी। तो प्लस किया तो आपके पास ये वाला ही आउटपुट आ जाएगी, प्लस करके शो कर देगा। अदरवाइज वो माइनस अगर क्लिक करते हो तो माइनस का शो होएगा। अदरवाइज अगर कुछ इसके अलावा कोई और सिंबल क्लिक करते हो तो इनवैलिड ऑपरेटर लिखा आएगा। याद रखना, केस जो लिखा है स्मॉल लेटर में लिखना है, स्पेस डालकर एक सिंगल कोट्स के अंदर अपने प्लस लिखना है, फिर कोलन का साइन, फिर प्रिंट ऑफ वाली लाइन, सेमीकोलन, ब्रेक यूज करनी है, ब्रेक इमीडिएट बाहर आने के लिए। और केस अगला नेक्स्ट ले लिया और ऐसे ब्रेक किया, और इन डिफॉल्ट अपने लेना है, फिर कोलन का साइन, प्रिंट ऑफ करवाना है और बाहर आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, यूज टू टर्मिनेट लूप और स्विच इमीडिएटली, जैसे वहां से हमने बाहर आ गए। फॉर एग्जांपल इंट आई ले लिया हमने, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, कंडीशन लगाई इफ आई इक्वल इक्वल 3। अगर उसको आई इक्वल इक्वल 3 मिल गया तो ब्रेक करेगा और 1 2 3 प्रिंट करवा देगा। अदर और कंटिन्यू जहां पर लिखा है उसका मतलब वो स्किप करेगा उस पार्ट को, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा, और सीधा क्या आ जाएगा आपके पास आउटपुट में 4 और 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 4 5, स्किप करके वो आगे कंटिन्यू करेगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड यूनिट में फंक्शंस, एरे के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को, जिसको हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये कोड रिप्लिकेशन को रिड्यूस करता है, इंप्रूव करता है, रीडेबिलिटी को इजी करता है, डिबगिंग को। फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है? पार्ट्स ऑफ फंक्शन में फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर वाइड ग्रीट नाम का फंक्शन लिया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि प्रोग्राम में होगा। इंट मेन ग्रीट फंक्शन को कॉल की गई है, रिटर्न 0 है, फिर बाहर आए और यहाँ पर आपने ग्रीट फंक्शन बना दिया, क्रिएट किया वाइड ग्रीट, उसके अंदर हेलो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार प्रिंट हो जाएगा हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सेसिंग फंक्शन, फंक्शंस आर एक्सेस्ड यूजिंग फंक्शन कॉल्स फ्रॉम मेन फंक्शन और अदर फंक्शंस। मेन फंक्शन या अदर को फंक्शन से कॉल कर सकते हो। सम फंक्शन कॉलिंग फंक्शन है। पासिंग आर्गुमेंट्स टू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है? कॉल बाय वैल्यू का मतलब है कि चेंजेस मेड इनसाइड फंक्शन डू नॉट इफेक्ट ओरिजिनल वैल्यूज।
अगर आप कोई चेंजेस करते हो फंक्शन के अंदर तो उसका इफेक्ट ओरिजिनल वैल्यूज के ऊपर नहीं पड़ेगा कॉल बाय वैल्यू में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिया वॉइड चेंज इंट एक्स लिया, ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू 20 ले ली है। फिर मेन फंक्शन में ए की वैल्यू आपने 10 दी और चेंज फंक्शन को कॉल की। जब कॉल की कर्सर यहाँ पर गया तो ए की वैल्यू 10 थी, 10 यहाँ पर आई, ठीक है। तो प्रिंट ए, फिर वो किसको प्रिंट करवा रहा है, ए को प्रिंट करवा रहा है। तो ए को प्रिंट करवा रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ रही है 10, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा क्योंकि वो वैल्यू तो उधर गई एक्स के पास, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 20 थी, तो रिटर्न तो उसने मतलब किया नहीं, यहीं पर प्रिंट करवा रहे हो ना, तो इसके इंटरनली कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि इसका इफेक्ट आउटसाइड के ऊपर पड़ेगा, मतलब इफेक्ट पड़ेगा ओरिजिनल वेरिएबल के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉइंटर एक्स इक्वल टू 20, ए इक्वल टू 10 ले लिया, ए का एड्रेस मैंने यहाँ पर भेज दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर 20 नहीं, अब क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो प्रिंट हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगी आपके पास। नाउ नेक्स्ट है specifying the arguments। फंक्शन में भी नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ये ऐड फंक्शन है, फंक्शन का नाम ऐड है, इसके आगे आपने डेटा टाइप लिखा है और यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हो, तो जब आपने यहाँ पर डेटा टाइप यूज किया तो इसका मतलब आप वैल्यू को रिटर्न करवाओगे कहीं ना कहीं, और ये विद आर्गुमेंट्स है, विद रिटर्न वैल्यू विद आर्गुमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन, या मेन फंक्शन है इंट एस इज इक्वल टू सम की वैल्यू क्या ली है 5 और 10 ली है, मतलब फंक्शन को कॉल की जा रही है, फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर 5 वैल्यू गई 10 वैल्यू गई, दोनों को 5 प्लस 10 किया तो कितना हो गया 15। फिर उसने उसको रिटर्न कहाँ किया, यहाँ पर रिटर्न होएगा ना, एस इक्वल टू 15 आ गया और प्रिंट क्या हो जाएगा 15। तो विद रिटर्न विद आर्गुमेंट्स ये आपका आउटपुट आ गया। जस्ट अ मिनट। नाउ नेक्स्ट है रिकर्सिव फंक्शन। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता है इटसेल्फ, अपने आप को खुद ही कॉल करता है वो। दोबारा करते हैं।